मित्रों, जेपी ने कहा था पार्ट 31 में, आज मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिसमें उन्होंने कहा था कि परिवर्तन के लिए निरंतर आंदोलन आवश्यक। लोक आंदोलन के संदर्भ में एक मुख्य बात यह भी कि एक ऐसा आंदोलन निरंतर चलते रहना चाहिए। मैं तो मानता हूं कि राष्ट्रीय जीवन के किसी भी क्षेत्र में क्रांतिकारी परिणाम हासिल करना हो तो आंदोलन के दबाव या संघर्ष बिना संभव नहीं होता। हाँ, आंदोलन की प्रक्रिया चलती रहे, उस दौरान कई परिवर्तन अपने आप होंगे और बाकी परिवर्तन आंदोलन के प्रभाव से बनाए गए लोकतांत्रिक कानून के द्वारा हो सकते। लोक आंदोलन की प्रक्रिया के चालू रहने के कारण सहज रूप से हुए परिवर्तनों के अस्थायी बनाने के लिए उचित कानून बनाने की जरूरत होगी। इस तरह के या तो कानून द्वारा अन्य के तरह के परिवर्तन लाने के लिए कई तरीके अपनाने होंगे, जैसे कि विचार परिवर्तन, लोक शिक्षण और सामूहिक दबाव के फलस्वरूप असहयोग, सविनय प्रतिकार तथा सविनय अवज्ञा। औद्योगिक क्षेत्र में उसका रूप हड़ताल या उद्योग संचालन को अपने हाथ में ले लेने से हो सकता है। यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि समाज में एक संपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन के बिना अलग अलग समस्याओं का छिटपुट हल संभव नहीं है। आज आप जैसे हैं वैसे ही अपने को बनाए रखते हुए भ्रष्टाचार उन्मूलन या बेकारी निवारण नहीं कर सकते। इसके लिए आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक परिवर्तन यानी समग्रता पर विचार करना होगा। वर्तमान परिस्थितियों में सर्वांगीण सामाजिक क्रांति लाए बिना सीमित मांगों को पूर्णतः प्राप्ति संभव नहीं है और यही संपूर्ण क्रांति का सार्थक है। मित्रों, परंतु यह सामाजिक क्रांति, संपूर्ण क्रांति की इस कल्पना को साकार करने की दिशा में यह कठिनाई भी है। क्या संघर्ष के लिए आवश्यक मनोवैज्ञानिक वातावरण का निर्माण अपनी मर्जी पर किया सकता है? यदि नहीं तो इस प्रकार के संघर्ष की कल्पना को साकार करना ग्राम स्वराज आंदोलन की तरह असंभव है। यह ठीक है कि सामाजिक का संघर्ष के लिए प्रारंभिक स्थितियां हमेशा गरीबी, बेरोजगारी, कुशिक्षा आदि के रूप में विद्यमान रहती है। फिर भी संघर्ष को अलग आग पैदा करने के लिए ऐसी चिंगारी की जरूरत जो भारतीय समाज की सुखी बारूद को सुलगाने का काम कर सके। मित्रों, आज इतना ही पार्ट 31 में, फिर हम कल मिलेंगे। धन्यवाद।